नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 24 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 वाले टाइम जोन में आया है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि ये 25 क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट में करने होते हैं, और 10 से 12 मिनट में करने के लिए आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर भी आपने ध्यान दिया हो। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने बार बार सजेस्ट किया है कि आप एनसीईआरटी की इंग्लिश में लिखी हुई 6 से 10 तक की किताबें ले लें, उनको पढ़ें। इससे आपको जीके में भी हेल्प मिलेगी, आप चीजों को समझ पाएंगे और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन जो आपकी पसंद की हो वो भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की और पढ़कर तेजी से समझने की आदत अपने अंदर डेवलप करें। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग के साथ हमें सेंटेंस को बताना है। देयर वाज नॉट इनफ फूड इन द बेगर्स हाउस, सही, सभी स्पेलिंग सही है। दूसरे में देख लेते हैं, इनफ की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। तीसरे सेंटेंस में भी इनफ को यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट में भी इनफ गलत लिखा हुआ है, यानी कि पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो बातें सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो आप सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे, स्टेट चेंज नहीं करेंगे, और दूसरा कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। ये सबसे जरूरी दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड की फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर में लाया जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है क्योंकि वो डूअर होता है तो उसको बाय प्रीपोजिशन के बाद डूअर बनाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी कि हैज का हैज ही रहेगा, हैज बीन रेज्ड हो जाएगा। हैज बीन रेज्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हैड बीन रेज्ड लगाकर उसने टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर भी उसने टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर भी उसने टेंस चेंज कर दिया, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। टेंस और स्टेट तो चेंज होनी ही नहीं है। सिनोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव बना है कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। यहां लिखवा देता हूं, कॉम्प्रीहेंड वर्ब होती है, कॉम्प्रीहेंड वर्ब होती है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, इसी से बना है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो जाता है कंप्लीट एंड इंक्लूडिंग everything that is necessary। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्लीट, इसी को चूज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर, रेस्ट्रिक्टेड का मीनिंग आपको पता है। सस्टेनेबल का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सस्टेनेबल बना है सस्टेन से। सस्टेन एक वर्ब होती है, सस्टेन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेंटेन, किसी चीज को बहुत समय तक उसी हालत में, उसी अवस्था में बनाए रखना, मेंटेन रखना, या टू कंटिन्यू। सस्टेन का मतलब हो जाता है टू कंटिन्यू, कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज, कोई भी अवस्था जो एक लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय तो नहीं कह सकते, काफी समय के लिए, लंबे समय के लिए उसी अवस्था में रह सके, कंटिन्यू कर सके, उसको कह देते हैं सस्टेन करना। तो सस्टेन से बना है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब एबल टू बी सस्टेन, कुछ भी ऐसी, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी अवस्था जिसको मेंटेन किया जा सके लंबे समय के लिए, या सस्टेन किया जा सके मतलब कंटिन्यू किया जा सके, उसको कह देंगे सस्टेनेबल। एबल टू बी सस्टेन्ड या एबल टू कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उन्हीं दोनों बातों को एडजेक्टिव की डेफिनेशन में लिखवा रहे हो मुझसे दोबारा, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है। इस अंडरलाइन सेगमेंट के हिसाब से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम ढूंढना है, छांटना है। क्या लिखा हुआ है? गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस। अगर मीनिंग समझ में ना आ रहा हो तो एक बार उसको पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो। विनय मिस हिज फ्लाइट बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस एज द फ्लाइट क्रैश्ड इन द सी। मतलब जो फ्लाइट उसने मिस कर दी थी वो फ्लाइट क्रैश हो गई। तो जो चीज शुरू में उसको ऐसे लग रही थी कि मेरे साथ बुरा हो गया, गलत हो गया, मेरी फ्लाइट छूट गई, वो बाद में उसको गुड लक में टर्न हो गई, गुड लक में रिजल्ट हो गई, क्योंकि फ्लाइट जो है क्रैश हो गई। तो गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब होता है? इट वाज ए ब्लेसिंग एंड कर्स? नहीं, इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सब मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या है? देखिए, ब्लेसिंग रिफर करता है गुड थिंग को, समथिंग फेवरेबल, समथिंग फॉर्चुनेट। ब्लेसिंग रिफर करता है गुड थिंग या लक को। कुछ भी लकी इवेंट हो गया आपके साथ, आप कहेंगे ब्लेसिंग है। गुड थिंग, लक को, या समथिंग फेवरेबल, कुछ भी ऐसा जो आपके फेवर में हो, समथिंग फेवरेबल या फॉर्चुनेट। और डिस्गाइज का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, अच्छी वर्ब है। डिस्गाइज का क्या मीनिंग होता है? डिस्गाइज एक वर्ब है, नाउन भी हो सकती है, लेकिन मैं पहले इसका जो है वर्ब के फंक्शन में मीनिंग बताता हूं, वही मीनिंग नाउन में भी आ जाएगा। डिस्गाइज जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग, या टू हाइड द ट्रू अपीयरेंस ऑफ समथिंग, या टू रिप्रेजेंट ए न्यू अपीयरेंस, टू हाइड द ट्रू अपीयरेंस। किसी भी चीज की वास्तविकता को छुपाने के लिए एक नई अपीयरेंस उसको दे देना, एक नई फॉर्म उसको दे देना, तो इसको कहते हैं डिस्गाइज करना। डिस्गाइज का मतलब टू हाइड। छोटे शब्दों में कहूं तो, और खोल कर बताना चाहूं, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बताना चाहूं, तो डिस्गाइज का मतलब है टू रिप्रेजेंट अ न्यू अपीयरेंस। रिप्रेजेंट वी नीड टू गिव a new appearance to hide the true appearance। ट्रू अपीयरेंस को, ट्रू फॉर्म को, वास्तविकता को छुपाने के लिए एक नई फॉर्म दे देना, नई अपीयरेंस दे देना, उसको कहते हैं डिस्गाइज करना। इसी मीनिंग में नाउन हो जाएगा। डिस्गाइज का मतलब कुछ भी ऐसा जिसने किसी की ट्रू अपीयरेंस को छिपाया हुआ, कुछ उसके अंदर हिडन हो। तो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है एक गुड थिंग जो कि हिडन हो, एक फेवरेबल थिंग जो कि हिडन हो। यहां पर ऐसे ही तो हुआ, जो फ्लाइट उसकी छूट गई, वो फ्लाइट का छूटना एक तरह की डिस्गाइज थी। उसमें हिडन था एक गुड लक, एक गुड थिंग, और वो गुड थिंग ये थी कि वो फ्लाइट जो है बाद में जाके क्रैश हो गई। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का आप अगर मीनिंग समझने की कोशिश करें या डिक्शनरी में आप इसको ढूंढेंगे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग हो जाएगा समथिंग that may look bad or unfavorable at first, but might result in good thing later। कुछ भी ऐसा जो शुरुआत में देखने पर गलत लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, बैड लग रहा हो, कि अनफेवरेबल हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, अनलकी इवेंट हो गया, लेकिन बाद में वही अनलकी इवेंट किसी अच्छी चीज में टर्न हो जाए, अच्छी चीज में रिजल्ट हो जाए, उसको कह देंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाकी क्या लिखा हुआ है? इट वाज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग? नहीं, बिल्कुल ही अनशंट कुछ भी लिख रखा है। इट वाज ए टिंकर्स कर्स। टिंकर्स कर्स भी एक इडियम है। इस इडियम का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि टिंकर होते क्या है। देखिए, टिंकर आयरलैंड में रहने वाले, आयरलैंड में मूव करने वाले इन लोगों को कहा जाता था टिंकर। मतलब आयरिश सोशल क्लास है।
टिंकर या टिंकर्स का मतलब है ट्रैवलिंग कम्युनिटी। ट्रैवलिंग कम्युनिटी इधर उधर से और ट्रैवल करते रहते हैं इन आयरलैंड, इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इनको कहा जाता है टिंकर। इनका काम ही होता है कि ये पोट्स पैंस कढ़ाई दे दो, इन्हें टिन की बाल्टी दे दो। टिन स्मिथ होते थे, टिन स्मिथ होते हैं या होते थे, जो भी कहा जा सकता है, अब तो डेवलप हो गए होंगे। टिन स्मिथ होते हैं, टिन का काम करते थे। इनको बाल्टी दे दो आप, मग्गा दे दो, अपनी पॉट्स दे दो, उठाकर पैंस दे दो, ये उसको ठीक कर देंगे, ठोक पीट के सही कर देंगे। हालांकि ये जो सोशल क्लास थी इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी, बहुत निचले दर्जे के लोग इनको समझा जाता, मतलब निचले दर्जे के लोग इनको समझा जाता था। और इसी वजह से टिंकर्स कर्स एक इडियम आया निकल के। टिंकर मतलब ये कोई टिंकर पर्सन को, इस कम्युनिटी के किसी पर्सन को रिफर कर रहा है। टिंकर अपोस्ट्रोफी लगा दिया, कर्स, कर्स रिफर कर रहा है एंगर को, एंगर को। तो टिंकर्स कर्स का मतलब हो गया टिंकर का गुस्सा, मतलब टिंकर पर्सन का गुस्सा। टिंकर पर्सन, जब टिंकर की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी उस समय पे, तो उसके गुस्से की भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी। तो टिंकर्स कर्स या टिंकर्स डैम लिखा हुआ आ सकता है, टिंकर्स डैम लिखा हुआ आ सकता है, रिफर करता है कुछ भी ऐसा जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो। समथिंग ऑफ लिटिल और नो वैल्यू, कुछ भी ऐसा जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो। समथिंग ऑफ लिटिल और नो वैल्यू, या समथिंग इनसिग्निफिकेंट, समथिंग इनसिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं। द न्यूज पेपर वॉज रीड बाई मी, इसका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आई रीड द न्यूज पेपर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने टेंस चेंज कर दिया, यहाँ भी टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर भी उसने स्टेट चेंज कर दिया, आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। यहाँ पर जब पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट रखोगे, दूसरे ऑप्शन को चूज करोगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल्स। चार्टर, पैक्ट, कॉनकॉर्ड, बॉन्ड। पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, वो पार्टीज नेशन भी हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, अलग अलग कंपनीज भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, उनके बीच में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट जो पीस को, कोऑपरेशन को सपोर्ट करे, उस एग्रीमेंट को कहते हैं पैक्ट। मैं आपको बता देता हूं बाकी के मीनिंग्स भी। चार्टर क्या होता है इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चार्टर का मतलब होता है एक ऐसा लिखा हुआ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि किसी ग्रुप के, किसी कंपनी के, किसी गवर्नमेंट के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या राइट्स होंगे, क्या प्रिविलेजेस होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, किसके हिसाब से इनको काम करना है, इनके अधिकार क्या है, क्या ये कर सकते हैं, क्या ये नहीं कर सकते। उस फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट को कहते हैं चार्टर, जिसमें किसी ग्रुप, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के अधिकार लिखे हो, रूल्स रेगुलेशन लिखे हो। पैक्ट का मैंने आपको बता दिया, पैक्ट एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है दो या ज्यादा पार्टीज के बीच में। वो पार्टीज गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंपनीज भी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और ये पैक्ट साइन किए जाते हैं, एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं पीस या कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए। स्पेसिफिकली ये पीस या कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए ही किए जाते हैं। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है स्टेट ऑफ एग्रीमेंट। कॉनकॉर्ड एक सिचुएशन को रिफर करता है, ये किसी स्टेट को, अवस्था को रिफर करता है, और इस स्टेट में हार्मनी और पीस होती है कंट्रीज या आइडियाज के बीच में, उस अवस्था को कॉनकॉर्ड कहते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और टाई, आपके और मेरे बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपका मेरा बॉन्ड है, मेरी कंपनी और आपकी कंपनी के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमने तय कर लिया है कि हम ऐसा करेंगे आने वाले 10-20 साल तक, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को ही कहा जाएगा बॉन्ड।
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और टाई इमोशनली भी हो सकता है, लीगली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। दैट यूनाइट्स पीपल और एंटिटीज, ये डिफरेंस है। तो चार्टर का मतलब है एक डॉक्यूमेंट, पैक्ट का मतलब है एक एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड का मतलब है एक सिचुएशन, ये एक स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, बॉन्ड का मतलब है कनेक्शन, टाई। आगे चलते हैं। क्रूक्ड, देखिए जो वर्ड है क्रूक, CROOK, एक मूवी आई थी, दिखा देता हूं पोस्टर में मूवी का आपको, ये है मूवी क्रूक। ये जो इसमें कैरेक्टर है मेरे ख्याल से, इस कैरेक्टर को क्रूक कहा जा रहा है, और उस मूवी में ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही डिसऑनेस्ट होता है, चीट टाइप का पर्सन होता है। तो क्रूक का मतलब है डिसऑनेस्ट, स्पेशली क्रिमिनल, मतलब मामूली छोटा मोटा बेईमान नहीं, बड़ा बेईमान, इतना बड़ा कि क्राइम में उसकी बेईमानी आ जाए। डिसऑनेस्ट, स्पेशली क्रिमिनल और अ चीट। तो क्रूक जब नाउन होगा तो रिफर करेगा किसी डिसऑनेस्ट पर्सन को जो कि क्रिमिनल हो या चीट हो। ये इमरान हाशमी है मेरे ख्याल से, इसकी मूवी आई थी। फिर इसके अलावा क्रूक का मतलब होता है एक इस तरह का ऑब्जेक्ट या इस तरह का स्टाफ होता है, एक तरह इस तरह की रॉड होती है जो आगे से मुड़ी हुई होती है। इस मुड़े हुए भाग की वजह से ही इस रॉड को क्रूक कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं शेफर्ड, चरवाहे, अपनी भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, इसको कहा जाता है क्रूक। तो क्रूक का मतलब, ये जो क्रूक नाउन होगा तो उसका एक मतलब ये भी हो सकता है। अब यहीं से मीनिंग अब इसको बोला क्यों जा रहा है क्रूक, इस बड़े से बैत को क्रूक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से मुड़ा हुआ है, इस मुड़े में होने की वजह से इसको क्रूक कहा जाता है। यहीं से इसका वर्ब का मीनिंग निकलता है। क्रूक का मतलब है टू बेंड योर फिंगर और आर्म, अपनी उंगली को या अपने हाथ को मोड़ लेना, या किसी भी चीज को जो तुमसे रिलेटेड हो उसको मोड़ लेना। तो क्रूक का मतलब है टू बेंड योर फिंगर और आर्म्स। अब हमें क्या बताना था, क्रूक का सिनोनियम बताना था, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड को हमें बताना था। तो क्रूक का सिनोनियम हो जाएगा एडमायरेबल नहीं, ट्विस्टेड। यस, ट्विस्ट का मतलब भी टू टर्न समथिंग, ट्विस्ट कर देना, किसी चीज को मोड़ देना, रिपीटेडली उसको मोड़ते रहोगे, आपने उसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट का मतलब हो जाएगा टू टर्न समथिंग रिपीटेडली। टोस्टेड नहीं, टेकन नहीं, ये सारे वर्ड आपके आउट ऑफ कंटेक्स्ट चले गए। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। हमें एक ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन दिया है, एरर को फाइंड करना है। प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विद माई सिस्टर। देखिए इन माई चाइल्डहुड, ये एडवर्ब टाइम फ्रेज है, इन प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाती है। यहाँ ये प्रीपोजिशन फ्रेज इन माई चाइल्डहुड एडवर्ब के फंक्शन में है, और एडवर्ब भी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर ये टाइम को रिफर कर रही है, किसके, मेन वर्ब के। ये है हमारी मेन वर्ब। तो चाइल्डहुड, तो जो भी पर्सन भी बोल रहा है, आई स्पीकर अपने बारे में बोल रहा है, मैं यानी कि अपने बारे में अपने चाइल्डहुड को रिफर कर रहा हूं, तो मेरा चाइल्डहुड तो पास्ट का टाइम हो गया। भाई मैं रिफर तो तभी कर सकता हूँ चाइल्डहुड को जब मैं चाइल्डहुड से बाहर आ गया हूं। अगर ये बात कोई बच्चा बोल रहा है 4 साल का, 5 साल का, तो वो तो अभी भी चाइल्डहुड में है, तो वो तो चाइल्डहुड को रिफर नहीं कर सकता, वो तो प्रेजेंट को ही रिफर कर रहा है। फिर प्रेजेंट के टाइम को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती सेंटेंस में। तो अगर मैं चाइल्डहुड को रिफर कर रहा हूं, मैं आई, अगर मैं चाइल्डहुड को रिफर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं चाइल्डहुड से बाहर आ चुका हूं, चाइल्डहुड मेरे पास्ट का टाइम हो गया। और चूंकि ये पास्ट का टाइम है तो यहाँ पर प्ले नहीं प्लेड लगाया जाना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। फोर्थ ऑप्शन में गलती निकालोगे और आगे बढ़ोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आया फिर से, अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 and 79 years old, पेंशनर।
पेंशनर वो पर्सन होता है जो पेंशन को प्राप्त करता है। पेंशन एक फंड होता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को दे सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो रिटायर हो गया हो या जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो। तो पेंशनर वो पर्सन जो पेंशन को रिसीव करता है, और पेंशन वो फाइनेंशियल सपोर्ट या वो अमाउंट ऑफ मनी जो उस पर्सन को दी जाती है किसी भी आधार पर। उसकी एज के आधार पर दी जा सकती है, उसके सोशल स्टेटस के आधार पर दी जा सकती है, उसके रिटायरमेंट के आधार पर दी जा सकती है। ओल्डी रिफर करता है किसी ओल्ड पर्सन को या किसी ओल्ड थिंग को। स्पेसिफिकली ओल्ड थिंग को रिफर करने के लिए, ओल्ड चीजों को रिफर करने के लिए ओल्डी को यूज किया जाता है। कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है, बहुत पुरानी है, उस मूवी को, सॉन्ग को हम ओल्डी कह सकते हैं। एजेड भी ओल्ड पर्सन को रिफर करता है या किसी ओल्ड थिंग को रिफर कर सकता है जिसकी काफी ठीक ठाक उम्र, एज हो गई। सेप्टुआजेनेरियन, देखिए सेप्टुआ रिफर करता है 70 को या 7 से बने हुए किसी भी यूनिट को, और जेनेरियन रिफर करता है एज को। तो वो पर्सन जिसकी एज 70 to 79 ईयर्स के बीच में, उसको कहा जाता है सेप्टुआजेनेरियन। मैं ऐसे और भी सिमिलर वर्ड्स आपके लिए लेके आया हूं, लिखकर मैंने यहाँ पर लिस्ट में लगाए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस एज के व्यक्ति को क्या कहा जाता है। और एसएससी ये बार बार पूछती है। टीनेजर कहा जाता है 13 से 19 साल के व्यक्ति को, 20 समथिंग 20 से 29 साल के व्यक्ति को, ट्राइसेनेरियन 30 से 39 साल के व्यक्ति को, क्वाड्राजेनेरियन 40 to 49 ईयर्स ओल्ड के बीच के व्यक्ति को, क्विंक्वाजेनेरियन 50 to 59 ईयर्स ओल्ड, सेक्साजेनेरियन 60 to 69 ईयर्स ओल्ड, इस बीच में जो भी पर्सन हो। सेप्टुआजेनेरियन 70 to 79 ईयर्स ओल्ड, ऑक्टोजेनेरियन 80 to 89 ईयर्स ओल्ड के बीच के व्यक्ति को, नोनाजेनेरियन 90 to 99 ईयर्स ओल्ड, इस गैप में जो हो सेंटेनेरियन, इस गैप में जो हो सुपर सेंटेनेरियन, जो 110 साल से यानी कि 110 ईयर्स से ऊपर के व्यक्ति को सुपर सेंटेनेरियन कहा जाता है। आगे चलते हैं। डेंजरस का सिनोनियम बताना है इस सेंटेंस में, तो छाट के देख लेते हैं। देखिए, अब डेंजरस पढ़ा आपने और आप सबसे पहले सीधे ऑप्शन देखेंगे, लेकिन यहां पर गड़बड़ एसएससी ये करती है या कर सकती है कि डेंजरस के 2 सिनोनियम दे दिए। एक रिस्की है, रिस्की तो है ही, एक सिनोनियम और दे दिया, लेकिन दोनों में से कोई एक सिनोनियम ही इस सेंटेंस में होगा, तो हमें उस ऑप्शन को छांटना है, उस सिनोनियम को छांटना है जो इस सेंटेंस में हो, उसको हमें छोड़ देना है जो इस सेंटेंस में नहीं है। ये 4 ऐसे वर्ड हैं, 4 वर्ड में से कोई 1-2 वर्ड सेंटेंस में नहीं है, बाहर के हैं। ऐसा हो सकता है, देख लेते हैं। रिस्की यहां है, रिलीज यहां है, सेफ यहां है, बेनिफिशियल भी यहां पर है। तो एक बार इस स्टेटमेंट पर नजर डाली जा सकती है, ये पता करने के लिए कि कहीं कोई ऐसा सिनोनियम तो नहीं दिया जो कि इससे बाहर का हो, इस स्टेटमेंट से बाहर का हो। हालांकि 4 ऑप्शन में एक ही वर्ड ऐसा है जो इसका सिनोनियम हो सकता है, तो फिर इस स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत जो है खत्म होगी। क्योंकि एक ही सिनोनियम दिया है तो चारों में से कोई एक तो छांटना ही है, और एक ही सिनोनियम हमें दिया है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब 2 सिनोनियम हमारे पास होते, 2 या 3 सिनोनियम ऑप्शन में दिए होते, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो इस स्टेटमेंट में ना हो और यहाँ ऑप्शन में लिख रखा हो। तो रिस्की, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब दिमाग को खोलकर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, दिमाग को बंद करके रट्टू तोतो वाली तरह काम नहीं चलेगा। 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिस्टोरियंस आर ए ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिक, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, हमें ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है कहां पर है। देखिए, इस पार्ट पर जरा ध्यान दीजिए। हिस्टोरियन एक प्रोफेशन का नाम है, एस हटा के अभी मैं पढ़ रहा हूं। हिस्टोरियन एक प्रोफेशन का नाम है। अगर किसी प्रोफेशन के नाम के द्वारा हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को रिफर करें, उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को जो इस प्रोफेशन में है, तो उस प्रोफेशन के नाम से पहले हमें द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोफेशन के नाम के द्वारा
एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को रिफर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर लिख दूं, द हिस्टोरियन इज वेरी इंटेलिजेंट, या मैं यहां पर लिख सकता था द इंजीनियर, या मैं लिख सकता था यहां पर द डॉक्टर। अब द हिस्टोरियन या इंजीनियर या डॉक्टर के द्वारा मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिफर कर रहा हूं, कोई मेरी जान पहचान का पर्सन है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, उसको मैं कह रहा हूं द हिस्टोरियन, द इंजीनियर, द डॉक्टर। तो मैं एक प्रोफेशन के नाम के द्वारा किसी पर्सन को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन को रिफर कर रहा हूं। इस सिचुएशन में मुझे हिस्टोरियन से पहले द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल डेफिनेट पर्सन, नॉन पर्सन है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशन के नाम के द्वारा, प्रोफेशन तो हिस्टोरियन एक नाउन तो है ही, इस नाउन के द्वारा मैं किसी पर्सन के प्रोफेशन को रिफर कर रहा हूं, तो मुझे जनरल सेंस में यूज करके ए या एन लगाना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं, सी इज अ हिस्टोरियन। हिस्टोरियन से पहले एन भी लगाया जाता था पहले, वो इसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। कुछ रीजन में, कुछ दुनिया के कुछ भागों में, कुछ देशों में इसको कॉन्सोनेंट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है तो हिस्टोरियन बोलते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन कुछ जगह पर कुछ व्यक्ति हिस्टोरियन कह सकते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर वोवल साउंड निकलती है, तो एन आर्टिकल भी लगाया जा सकता है। फिलहाल मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्रोफेशन का नाम किसी प्रोफेशन को ही जनरल सेंस में किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को अगर हम रिफर कर रहे हैं हिस्टोरियन से, तो उससे पहले ए या एन आर्टिकल लगाओगे। इंजीनियर लिखोगे, सी इज एन इंजीनियर, सी इज अ डॉक्टर। अब यहां पर क्या सिचुएशन है, यहां पर हिस्टोरियन के द्वारा हिस्टोरियन में एस लगा दिया गया, यानी कि इस प्रोफेशन के नाम में एस लगा दिया गया, हिस्टोरियंस रिफर कर रहा है यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियन को, बहुत सारे पर्सन को, बहुत सारे लोगों को। उन बहुत सारे लोगों को हमने द आर्टिकल लगाकर डेफिनेट सेंस दे दिया। अब ये हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस को, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस को रिफर कर रहे हो। मतलब हिस्टोरियंस के द्वारा जिन बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पर्संस को रिफर किया जा रहा है, वो स्पेसिफिक है, वो डेफिनेट है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस को रिफर कर रहे हो। द हिस्टोरियंस रिफर कर रहा है बहुत सारे स्पेसिफिक डेफिनेट हिस्टोरियन को, लोगों को। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हमने इसका प्रेडिकेट पढ़ा, तो प्रेडिकेट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस के लिए नहीं है, स्पेसिफिक हिस्टोरियंस के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है। ये जनरल सेंस में दुनिया के सभी हिस्टोरियंस के लिए बात बोली गई है। तो जनरल सेंस में दुनिया के सभी हिस्टोरियंस को रिफर करना है, तो फिर द आर्टिकल हमें यहां से हटाना। सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग से, ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट से कई बार तय होता है कि हमें किस नाउन को डेफिनेट सेंस में लेना है, किस नाउन को डेफिनेट सेंस में नहीं लेना। फर्स्ट ऑप्शन हम यहां पर चूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अनाउंस्ड। ये जो वर्ब है अनाउंस, इसका मतलब है टू मेक समथिंग नोन टू पब्लिक, टू मेक समथिंग नोन टू पब्लिक, ये टू टेल पीपल अबाउट समथिंग, टू टेल पीपल अबाउट समथिंग। ऑफिशियली आपने किसी को, लोगों को कुछ बता दिया, तो अनाउंस का सिनोनियम हो सकता है हिड, डिक्लेयर्ड, सीक्रेट, एस्टेंज। डिक्लेयर्ड, हिड तो सेकंड फॉर्म है हाइड की, हाइड, हिड, हिडन, फिर हो जाता है आईएनजी फॉर्म में हाइडिंग, और एसईएस फॉर्म में यूज कर लेते हैं हाइड्स। सीक्रेट एक एडजेक्टिव है, आपको इसका मतलब पता है। डिक्लेयर का मतलब होता है टू टेल समथिंग या टू से समथिंग
डिक्लेयर का मतलब होता है टू अनाउंस। सीधे सीधे लिखवाओ ना, क्यों घुमा के कान पकड़ना। डिक्लेयर का एग्जैक्ट मतलब होता है टू अनाउंस समथिंग क्लियरली, फर्मली, पब्लिकली और ऑफिशियली। किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियरली, फर्मली, पब्लिकली, ऑफिशियली अनाउंस कर देना, डिक्लेयर करना होता है। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम यहाँ पर लिखा हुआ है। एस्ट्रेंज एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो वर्ड है एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज लैटिन भाषा का एक शब्द है एक्स्ट्रा नियर, एक्स्ट्रा नियरे, इससे बना है। ये भी एक वर्ब के फंक्शन में ही यूज होता है या होता होगा। तो एक्स्ट्रा नियर का मतलब है टू ट्रीट someone as a stranger। इसी से निकल कर आया है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज भी एक वर्ब है और इसका मतलब है टू मेक समथिंग फील लाइक अ स्ट्रेंजर। मतलब तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई बहुत अच्छे जान पहचान का है, करीबी है, तुमने उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया या तुमने उसे कुछ ऐसा कह दिया कि वो अब एक स्ट्रेंजर की तरह फील करने लगा, वो तुमसे अलग सा होने लगा। जो पर्सन तुम्हारा दोस्त था, जो तुम्हारे करीब था इमोशनली, तुम्हारे किसी व्यवहार की वजह से, तुम्हारे कुछ कहने की वजह से तुमसे अलग अलग सा फील करने लगा, स्ट्रेंजर जैसा फील करने लगा। मतलब तुमने उसको एस्ट्रेंज कर दिया। जिसे मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। एस्ट्रेंज का मतलब है to cause someone, something गलत लिखवा देता भाई मैंने, someone। स्ट्रेंज जो है पर्सन के लिए यूज होने वाली वर्ब है। टू cause someone feel, to cause someone feel stranger, unfriendly, or no longer emotionally close। कोई पर्सन तुम्हारे इमोशनली क्लोज था, तुमने उसे कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया तुमने उसके साथ कि वो अब उतना ज्यादा इमोशनली क्लोज तुम्हारे साथ फील नहीं करता। मतलब तुमने उसको एस्ट्रेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। वीप सही लिखा हुआ है, सीप सही लिखा हुआ है, ऑब्सेस गलत लिखा हुआ है। डबल एस यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर डबल एस होते हैं। सही स्पेलिंग है OBSE। ऑब्सेस का मतलब है टू थिंक अबाउट समथिंग और समवन कॉन्स्टेंटली और टू ए अनहेल्थी डिग्री इन एन अनकंट्रोलेबल वे। मतलब किसी चीज के या किसी पर्सन के बारे में लगातार सोचना और इतना ज्यादा सोचना, इस हद तक सोचना कि तुम उसको कंट्रोल भी ना कर पाओ और तुम्हें वो नुकसान भी दे, इसको कहते हैं ऑब्सेस करना। टू थिंक अबाउट समथिंग और समवन कॉन्स्टेंटली और to a unhealthy degree in a way that you cannot control it, you can't control it। वीप का क्या मतलब होता है, सीप का क्या मतलब होता है, हीप का क्या मतलब होता है, इमेज के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वीप का मतलब होता है बुनना। गांव में हमारे गए थे बुनना, या टू फॉर्म अ फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग थ्रेड्स। तो थ्रेड्स होती हैं, जो धागे होते हैं, उनको इंटरलेस करके एक दूसरे के ऊपर डालकर एक फैब्रिक को, एक क्लॉथ को फॉर्म करना, बना देना। यहाँ पर दो आर्टिस्ट, दो कलाकार लगे हुए हैं जो अपनी कला दिखा रहे हैं, एक कपड़े को बुन रहे हैं।
यहाँ पर देखिए ये पर्सन है, आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पर्सन इस फैब्रिक को, इस क्लॉथ को बुन रहा है। यहाँ पर ये महिला इसमें लगी हुई है। अलग अलग तरीके से जो है कपड़ों की बुनाई की जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के धागों से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के कपड़े की डिजाइन की बुनाई की जाती है। इसको कहते हैं वीव करना। फिर इसके बाद एक वर्ड आया सीव। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, थिंग है, इसको कहते हैं छलनी। हमारे गांव में इसको कह देते हैं छलनी। तो सीव का मतलब हो गया छलनी। जब नाउन होगा, सीव जब नाउन होगा तो वो रिफर करेगा छलनी को, और जब वो वर्ब होगा तो उसका मतलब हो जाएगा छानना। सबके किचन में ये इंस्ट्रूमेंट होगा। आटा डालते हैं इसमें और छानते हैं, रोटी बनाने से पहले, आटा गूंथने से पहले। इसको कहते हैं सीव। हीव का क्या मतलब होता है? हीव बना है हैवी से, HEAVY। हैवी एडजेक्टिव है और हीव बना है उससे वर्ब। और हीव का मतलब हो गया टू मूव समथिंग हैवी। किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, हैवी थिंग को मूव करना। अब आप उसको खींच भी सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं, उठा भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो लेडी है, जिमनास्ट है, ये इसको मूव करने की यानी कि उठाने की कोशिश कर रही है। टू मूव समथिंग हैवी, या फिर टू पुल, पुश, लिफ्ट और थ्रो समथिंग हैवी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है हमें एक सेगमेंट को। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़कर हम समझेंगे कि कहां पर क्या लगाया जाना चाहिए। डेलीगेट्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज फॉर्मली मीट एट ए कॉन्फ्रेंस टू आयरनिंग आउट देयर डिफरेंसेस। देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाने की कोशिश की गई है। टू प्लस V1 होता है इन्फिनेटिव। यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव लगाने की कोशिश की गई है वो तो 2 + V1 होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने वर्ब की ING फॉर्म लगा दी। यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाया गया था पर्पस को रिफर करने के लिए कि उनके मीट करने का पर्पस क्या है, डेलीगेट्स क्यों मीट कर रहे हैं। इन्फिनेटिव एडवर्ब रीजन या एडवर्ब पर्पस को रिफर करता है। इन्फिनेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस के फंक्शन में आ जाते हैं। और इन्फिनेटिव जो होता है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर आपने ING फॉर्म लगा रखी है, इसको करो आयरन आउट। टू आयरन आउट कहां पर लिखा हुआ है? टू आयरन आउट लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। आयरन आउट का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में भी ये गलत है, आयरन इन, नो सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन आउट का मतलब है टू सेटल और रिजोल्व अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। किसी प्रॉब्लम को, किसी डिफिकल्टी को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को नहीं, किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को, किसी छोटी मोटी डिफिकल्टी को, किसी छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट को सेटल कर देना, रिजोल्व कर देना, फिक्स कर देना, ताकि आगे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैंने पूरी इमेज के द्वारा मैं आपको यही चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। आयरन आउट द रिंकल्स, ये एक पूरा इडियम होता है। इसका मतलब होता है टू फिक्स द स्मॉल प्रॉब्लम्स इन समथिंग। किसी भी चीज में छोटी छोटी समस्याओं को खत्म कर देना, फिक्स कर देना। आयरन आउट का मीनिंग अगर मैं लिखवाऊं यहाँ पर, आयरन आउट का मतलब हो जाएगा टू रिसोल्व और सेटल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और डिसएग्रीमेंट्स especially small ones, to make the situation smooth। सिचुएशन को स्मूथ कर देने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना, रिजोल्व कर देना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
Many analysts are tipping stable blue chip companies to weather the storm. To weather the storm, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है हमें इसका मीनिंग बताना है, जो कि एक इडियोमेटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वेदर रिफर करता है टू वेदर। देखिए फॉर्म समझिए, जो इडियम की फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, उसको समझ के भी आपको काफी हिंट मिलता है। टू वेदर यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। वेदर को यहाँ पर वर्ब के फंक्शन में यूज किया, हालांकि वेदर जो है नाउन के फंक्शन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको वर्ब के फंक्शन में यूज किया गया है। और ये वेदर जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट द स्टॉर्म। अब वेदर यहाँ पर रिफर कर रहा है फेस करने को या गेट थ्रू समथिंग। गेट थ्रू किसी सिचुएशन से होकर गुजरना। गेट थ्रू का मतलब है किसी सिचुएशन से होकर गुजरना, या फेस का मतलब है फेस करना, मतलब सामना करना। तो वेदर यहाँ पर रिफर कर रहा है फेस करने को या गेट थ्रू को, इस मीनिंग में है। और स्टॉर्म यहाँ पर रिफर कर रहे हैं किसी डिफिकल्टी को। तूफान का मतलब क्या है? डिफिकल्टी। तूफान तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही लाते हैं, तो डिफिकल्टी या चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स या ट्रबल। स्टॉर्म यहाँ पर रिफर कर रहा है किसी ट्रबल को, डिफिकल्टी को या चैलेंजिंग प्रॉब्लम को। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब है किसी डिफिकल्टी को फेस करना या किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम से होकर गुजरना बिना हार्म हुए, बिना अपना नुकसान किए। मतलब तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और तुम उस सिचुएशन से निकल के चले जाओ, इस तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। तो कहां पर हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन इसमें से छाटोगे? टू डील विद द सिचुएशन विदाउट थिंकिंग तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात चली गई। टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड, दूसरा ऑप्शन मुझे जो है सही लग रहा है। फिर तीसरे को भी चेक कर लेंगे एक बार। टू डील विद अ सिंपल सिचुएशन, नहीं, सिंपल सिचुएशन की तो बात ही नहीं, हम तो स्टॉर्म की, तूफान की बात कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में भी सिंपल सिचुएशन दी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग आ जाता है आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हो ही गया इसका मीनिंग। लेकिन यूजुअली डिक्शनरी में इस तरह से लिखा हुआ आता है इसका मीनिंग। टू वेदर द स्टॉर्म का मतलब हो जाएगा टू फेस, गेट थ्रू या एंड्योर का मतलब भी सहना, एंड्योर या सस्टेन अ डिफिकल्टी और चैलेंजिंग प्रॉब्लम विदाउट गिविंग अप और being defeated और harmed, बिना हारे, बिना थके हुए, बिना नुकसान किए हुए अपना, और बिना गिव अप किए हुए किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को या डिफिकल्टी को सस्टेन कर जाना, फेस कर जाना, गेट थ्रू कर जाना या एंड्योर कर जाना, इस तरह के मीनिंग को रिफर करता है टू वेदर द स्टॉर्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अर्नेस्टली। ये जो वर्ड है अर्नेस्ट, इस पर ध्यान दीजिए, ये है एडजेक्टिव। अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस या सिंसियर एंड डिटरमाइंड। कोई ऐसा पर्सन, किसी पर्सन के बिहेवियर को, उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्शंस को रिफर करने के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है अर्नेस्ट और अर्नेस्टली। तो अर्नेस्ट रिफर करेगा किसी ऐसे पर्सन को या उस पर्सन के बिहेवियर को जो कि सीरियस हो, सिंसियर हो, डिटरमाइंड हो, मतलब अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हो, झूठ ना बोलता हो, बहाने ना मारता हो, डिटरमाइंड हो, जो करना है वो करना ही है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा अर्नेस्ट पर्सन। या उसके बिहेवियर को, उसके फीलिंग्स को कहा जाएगा अर्नेस्ट पर्सन, अर्नेस्ट। और अर्नेस्टली उसी से बन गया एडवर्ब माइनर एलवाई लगा। सिंसियर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सिंसियर का मतलब होता है नॉट प्रिटेंडिंग और लाइंग। कोई ऐसा, प्रिटेंड का मतलब बहाने मारना, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो बहाने ना मार रहा हो, झूठ ना बोल रहा हो, उसको कहेंगे सिंसियर पर्सन। नॉट प्रिटेंडिंग और लाइंग, या जो ऑनेस्ट हो। तो हमें सिनोनियम बताना था अर्नेस्टली का, ये हो गया सिंसियरली।
वर्बोसली क्या होता है, वर्डली क्या होता है, एम्बिगुअसली क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए वर्बोसली में इस वर्बोस को पकड़िए। वर्बोस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हैविंग और यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। जितने शब्दों का इस्तेमाल जरूरी है उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके किसी बात को कहना, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें जरूरत से ज्यादा शब्द हो। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो जितने शब्दों में वो बात आपको समझा देनी चाहिए उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल अगर मैं कर रहा हूं तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है या मेरा जो मैनर है, मेरी जो स्पीच है, वो वर्बोस है। और इसी वर्बोस एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर बना दिया है वर्बोसली एडवर्ब मैनर को। तो वर्बोस का मतलब मैं आपको बता दूं, हैविंग और यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। वर्डली का मतलब भी यही होता है। वर्डली बना है वर्डी से, वर्डी है एडजेक्टिव और वर्डी का मतलब है कंटेनिंग टू मच वर्ड्स, बहुत ज्यादा वर्ड्स जिसमें। वही टू एडवर्ब है और टू एडवर्ब अनडिजायरेबल डिग्री को रिफर करता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा वर्ड्स जिसमें हो, या कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। कुछ भी लिखवा रहा हूँ, एक ही बात लिखवा रहा हूँ। मैं जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैंने उनको टू का फंक्शन समझाया हुआ है, उनको पता है टू किस मीनिंग को कन्वे करता है। तो वर्डली और वर्बोसली एक ही सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। एम्बिगुअसली का क्या मीनिंग है? एम्बिगुअसली बना है एम्बिगुअस से। एम्बिगुअस एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का मतलब है, एम्बिगुअस का मतलब है हैविंग और मोर देन, हैविंग और एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मोर देन वन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। कुछ भी ऐसा जिसके एक से ज्यादा मीनिंग या एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हो, और इसी वजह से वो अनक्लियर है। कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी कोई भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई सीनरी है, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है या कुछ लिखा हुआ है, उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं या एक से ज्यादा तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो अनक्लियर हो गई। कोई व्यक्ति कहेगा ऐसा है, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो उसको कहा जाएगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है हैविंग और एक्सप्रेसिंग more than one possible meaning or interpretation TATION and therefore unclear। therefore मतलब as a consequences unclear और अनडेफिनेट या नॉट सर्टेन, अनसर्टेन। कुछ भी लिखवा दो, कुछ भी आ जाए जिसको क्लियरली डिफाइन ना किया गया हो, क्लियरली स्टेट ना किया गया हो उसके बारे में, उसको कहा जाएगा एम्बिगुअसली, एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 17, मॉस्किटोज, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया है, इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। कंडीशनल सेंटेंस आपको दिया गया है। कंडीशनल सेंटेंस में मॉस्किटो जो है, ये जो क्लोज है ये रिजल्ट है, और इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग ये है कंडीशन। और कंडीशन प्रोबेबल कंडीशन आपको दी है तो रिजल्ट भी आपको प्रोबेबल रिजल्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए विल का यूज किया गया है। विल हैव बीन ब्रीडिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एक तो कंटिन्यूटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और दूसरा विल का इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरे टाइप के कंडीशन को जनरेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वुड हैव की जगह विल हैव लिख दिया गया और आगे कंटिन्यूअस स्टेट लगा दी गई। ये तो बिल्कुल गलत है। प्रोबेबल कंडीशन का प्रोबेबल रिजल्ट लिखना है तो विल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे और फिर आ जाएगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, जो कि इन दोनों में है। ये ऑप्शन भी हटा दो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है, और यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव मीनिंग। अब हमें नेगेटिव मीनिंग लेना है या अफर्मेटिव मीनिंग लेना है, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव मीनिंग से हमें पता चलेगा। क्या है? इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, अगर वाटर लॉगिंग नहीं है तो मॉस्किटो ब्रीड होंगे? नहीं होंगे।
वाटर लॉगिंग नहीं है तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं होंगे। ब्रीड का मतलब है टू हैव सेक्स और प्रोड्यूस यंग एनिमल्स। ब्रीड का मतलब भी लिखा देता हूं मैं यहाँ पर। ब्रीड का मतलब है एनिमल के कंटेक्स्ट में टू हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस यंग एनिमल्स। वाटर लॉगिंग दिखा देता हूं मैं, क्या होता है वाटर लॉगिंग। ब्रीड का मतलब टू हैव सेक्स एंड प्रोड्यूस यंग एनिमल्स। अब वाटर लॉगिंग को समझ लीजिए। देखिए, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से आपकी सड़कों पर इस तरह का पानी भर जाता होगा क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल कर जाता है। बारिश पड़ी बहुत सारी, यहाँ पर बहुत सारी बारिश पड़ी होगी और ड्रेनेज सिस्टम, इन जगहों का ड्रेनेज सिस्टम जो पानी की निकासी है वो फेल कर गई होगी और उनके फेल होने की वजह से पानी जमा हो जाता है। इस पानी के जमा होने को बोलते हैं वाटर लॉगिंग, पानी का जमा होना। ये ऐसा शहरों में आपको देखने को मिलता होगा। और इसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो सकता है। भाई ये जमीन पहले से गीली होगी, किसी किसान ने पहले से अपनी फसलों को पानी दे दिया होगा, जमीन को पानी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी बारिश हो गई, बहुत सारी बारिश होने की वजह से पानी जमीन पे इकट्ठा हो गया। इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इससे पौधों के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उनकी जड़ों को या उनको निचले निचले भाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए वो फसल खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग। पानी का बहुत अधिक मात्रा में किसी सरफेस पर, ग्राउंड पर जमा हो जाना या सैचुरेट कर जाना वाटर लॉगिंग कहलाता है। तो वाटर लॉगिंग अगर नहीं है तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे, वाटर लॉगिंग अगर है तो मॉस्किटो ब्रीड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लोगे मीनिंग के आधार पर और आगे चलोगे। क्वेश्चन नंबर 18। पहले जंबल आपको दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCD जिनको अरेंज करना है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, किसी धोखे में मत रहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक आपके काम नहीं आने वाली है। आपका सेंस, आपका दिमाग ही आपके काम आने वाला है। इसीलिए किसी भी किताब को जो आपके पास हो उसको उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप कीजिए। अभी यहाँ पर ध्यान दो। We recognize, पहले स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, we recognize some aspects of an SF narrative with the realities of this world and some elements are estranged from the reality so as to take us to an unreal world। देखिए, बहुत ज्यादा क्लू तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ए स्टेटमेंट को पढ़कर मुझे एक चीज समझ में आएगी, SF की बात की गई है और SF किसी की शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म हम किसी पैराग्राफ में बाद में यूज करते हैं, पहले हम उस आर्टिकल को, उस एंटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस एंटिटी की फुल फॉर्म यूज करते हैं। पहले किसी पैराग्राफ में जब हम इंफॉर्मेशन देंगे तो पहले हम उस एंटिटी को की फुल फॉर्म बताएंगे। जब हमने उसकी फुल फॉर्म बता दी तो अब आगे हम कहीं भी इंफॉर्मेशन देते हुए पैराग्राफ में उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब सुनने वाले को पता है कि मैं शॉर्ट फॉर्म के द्वारा किसको रिफर कर रहा हूं। तो ये शॉर्ट फॉर्म को कंटेन करने वाला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बी को, यानी कि ए से तो शुरुआत नहीं होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन तो हटाइए। बी को पढ़ते हैं, देयरफॉर लगा हुआ है। देयरफॉर इट इज ऑफन सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव एस्टेनमेंट इज नेसेसरी मींस थ्रू व्हिच द एसएफ इज यूजुअली अंडरस्टूड। देखो, एसएफ का इस्तेमाल तो यहाँ भी हुआ है, तो जो चीज मैंने यहाँ बताई वो यहाँ भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पर एक और है, देयरफॉर को एडवर्ब के फंक्शन में लगाया गया है। देयरफॉर एडवर्ब होता है और देयरफॉर का मतलब होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस या एज ए रिजल्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देयरफॉर का मतलब होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस या एज ए रिजल्ट। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम देयरफॉर को एडवर्ब के फंक्शन में लगाते हैं। कंजंक्टिव नेचर के एडवर्ब होते हैं ये, और फिर हम स्टेटमेंट को लिखते हैं। यानी कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये पहले दी गई किसी इंफॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस है या रिजल्ट है। तो इससे पहले वो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए जिसके कॉन्सिक्वेंस के रूप में, जिसके रिजल्ट के रूप में इसको बताया गया हो। यानी कि बी से तो पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होगी, बी से पहले वो स्टेटमेंट आएगा जहां पर जिसका कॉन्सिक्वेंस बी स्टेटमेंट में दिया है। तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दो, पहला ऑप्शन हटा दो। सी पर देख लेते हैं, सी स्टेटमेंट में क्या है। साइंस फिक्शन, देखिए साइंस फिक्शन ही वो एंटिटी है, वो थिंग है जिसके लिए एग्जामिनर ने, लिखने वाले ने SF यूज किया है। S
फॉर साइंस और एफ फॉर फिक्शन। तो एसएफ यूज किया गया है साइंस फिक्शन को रेफर करने के लिए। और सी स्टेटमेंट में साइंस फिक्शन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, डिफाइन किया गया है कि साइंस फिक्शन है क्या। साइंस फिक्शन इज अ जॉनरे व्हिच मैनिफेस्ट इन इटसेल्फ द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रीमाइसेस ऑफन इन अ फैंटास्टिकल मैनर इन अ नैरेटिव। तो इस स्टेटमेंट में एक तो साइंस फिक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, डिफाइन किया गया है और फुल फॉर्म भी दी है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। अभी मैं श्योर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी डी को पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। डी को पढ़ के और मैं ज्यादा श्योर हो जाऊंगा। इट इज हाईली सीव्ड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ड। देखिए, इट प्रोनाउन का यूज हुआ है साइंस फिक्शन को ही रिफर करने के लिए। अब इट प्रोनाउन है और प्रोनाउन वाले स्टेटमेंट आपको पता है, मैं बाद में बताता हूँ, बाद में आते हैं। पहले हम किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे, नाउन के बारे में बताएंगे, नाउन को मेंशन करेंगे, फिर उसके लिए हम प्रोनाउन कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सी, और वो एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। इसको भी हटा दो। डी से भी पैराग्राफ की शुरुआत नहीं होगी। तो सी डी बी ए, एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे अगर और श्योर होना चाहते हैं तो। सी डी बी ए, इस सीक्वेंस को वेरीफाई करके देख लो फटाफट से। साइंस फिक्शन इज अ जॉनर व्हिच manifests in itself the use of scientific premises often in a fantastical manner in a narrative. It is highly seeped into the reality of this world। सही है। फिर बी आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा। डी में जो इंफॉर्मेशन लिखी है इसी का कॉन्सिक्वेंस लिखा हुआ था बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द प्रिंस इज फर्मली हेल्ड, फिर उसके बाद द आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई नाउन आना है और उसके बाद इन प्रीपोजिशन लिखी है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। हेल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगाई गई है पास्ट इंडेफिनिट में, उसका ऑब्जेक्ट इस नाउन फ्रेज में होना है। ये नाउन फ्रेज हेल्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है और आर्टिकल लगा हुआ है डेफिनेट सेंस को कन्वे करने के लिए। यहां पर कोई ऐसा नाउन आना है। अब रीन आना है, रेन आना है, रेन आना है। ठीक है, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रन की सेकंड फॉर्म है। ये तो आएगा नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर नाउन आना है। रेन की अगर मैं बात करूं तो रेन नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। हालांकि वर्ब के फंक्शन से हमें यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं। हम अगर रेन को यूज करने की कोशिश करेंगे तो नाउन के फंक्शन में ही यूज करने की कोशिश करेंगे। रेन को अगर यहाँ लगा देंगे तो सेंटेंस सिमेंटिकली एब्सर्ड हो जाएगा। तो बारिश का, रेन क्या है, बारिश का हाथ में होने से क्या मतलब है? बारिश किसके हाथ में होती है? ये तो माइथोलॉजिकल बात हो गई, गॉड इंद्र के हाथ में होती है ना, प्रिंसेस के हाथ में तो नहीं है। तो इस ऑप्शन को भी हटा दो। रेन और रेन में क्या डिफरेंस है? देखिए, REIGN, ये जो वर्ड है ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। जब ये वर्ब होगा तो इसके दो मतलब होंगे। पहला तो होगा टू बी, यहां को लिखवा देता हूं, REIGN। वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। जब वर्ब होगा तो दो मतलब होंगे, टू बी द किंग, क्वीन और रूलर ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के, किसी रीजन के, किसी देश के, राज्य के राजा रानी या रूलर होना, रूलर। दूसरा मीनिंग होगा टू बी द मेन फीलिंग और क्वालिटी इन अ सिचुएशन। कोई फीलिंग या कोई क्वालिटी किसी सिचुएशन में अगर मेन फीलिंग है, मेन क्वालिटी है, तो वो रीन कर रही है उस सिचुएशन में। जब नाउन होगा तो नाउन के फंक्शन में रिफर करेगा उस पीरियड को, अ पीरियड इन विच समवन, और समवन भी कोई किंग या कोई क्वीन होगी या कोई रूलर हो सकता है, कोई रूलर हो सकती है। अ पीरियड इन विच समवन रूल्स अ कंट्री। रेन जब नाउन होगा तो वो रिफर करेगा उस टाइम पीरियड को जिस टाइम पीरियड में किसी पर्सन ने किसी कंट्री को रूल किया हो।
या फिर वो रिफर करेगा उस पीरियड को जिस पीरियड में कोई फीलिंग या कोई क्वालिटी किसी सिचुएशन में मेन रही हो, इंपॉर्टेंट रही हो। कुल मिला के रेन नाउन के फंक्शन में पीरियड को रिफर करता है, और यहां पर किसी पीरियड का हाथ में होने का तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो है नहीं प्रिंसेस ने किसी टाइम पीरियड को अपने हाथ में ले लिया, इसलिए ये मीनिंग भी अपसर्ड हो गया। फोर्थ जो दूसरा ऑप्शन है रेन, जो ये हमारा वर्ड है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, फिर इसको मेटाफोरिकल सेंस में समझेंगे। लिटरल सेंस में समझिए इस घोड़े को। ये घोड़े की ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है, इसको कहते हैं रीन। हमारे गांव की भाषा में इसको कह देते हैं लगाम। घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। ये जो पट्टी है, इसको जो हॉर्स राइडर है वो हाथ में लेके रखता है इस घोड़े को, इस हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए। तो रेन रिफर करती है लिटरल सेंस में इस पट्टी को, और मेटाफोरिकल सेंस में रिफर करती है वो कंट्रोल को। कंट्रोल रेन नाउन भी हो सकती है और वर्ब भी हो सकती है। जब वर्ब के फंक्शन में होगी तो रेन इन, ये पूरी की पूरी जो है वर्ब स्ट्रक्चर या फ्रेजल वर्ब यूज हो जाती है। रेन इन का मतलब टू कंट्रोल समथिंग और समवन। रेन रिफर करता है कंट्रोल ओवर समथिंग मेटाफोरिकल सेंस में। लिटरल सेंस में पट्टी हो गई घोड़े की, लगाम बोल देते हैं हमारे गांव में, तो उसको आपके गांव में भी ऐसे कुछ बोलते होंगे। द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द कंट्रोल इन हर हैंड्स। जो प्रिंसेस थी उसका जो शासन था, उसका कंट्रोल उसने फर्मली अपने हाथ में रखा। तो कंट्रोल के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम यहाँ पर रीन वर्ड को लगा देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फिर से आपको एक पैराजंबल दिया है, सेंटेंस अरेंज करने हैं। ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, छाटेंगे कौन सा कहाँ आना है। द ओलंपिक गेम्स हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। दो हिंट मुझे यहाँ से मिले। पहला हिंट तो ये कि ओलंपिक गेम्स को यहाँ पर डेफिनेट सेंस दिया गया है। डेफिनेट सेंस में किसी भी नाउन को, किसी भी एंटिटी को तब देता हूं जब मैं पहले उनको पैराग्राफ में कहीं पर मेंशन कर चुका हूं, मैं उनके बारे में पहले कहीं बता चुका हूं, ताकि सुनने वाले को, लिसनर को पता है मैं कौन से वाले ओलंपिक्स गेम्स की किस यूनिट की, किस एंटिटी की बात कर रहा हूं। तो अब मैं उसको डेफिनेट सेंस में कन्वे कर दूंगा। तो चूंकि यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ से एक संभावना ये उत्पन्न होती है कि इस स्टेटमेंट को पहला नहीं होना चाहिए। और फिर अगर इस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को आप समझ पा रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये मीनिंग वाइज एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। पहले हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हैं कि फाइनली ऐसा हुआ। द ओलंपिक गेम्स हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। यहां से ये हिंट मिलता है कि इस स्टेटमेंट को एंड में होना चाहिए, कंक्लूडिंग नेचर का स्टेटमेंट है, कोई ऐसी बात बता रहा है जो कि कंक्लूड कर रही है हमारी कन्वर्सेशन को। ये दो हिंट यहां से मिले पढ़ने से। बी को समझ लेते हैं क्या लिखा है। ओलंपिक गेम्स इज एन athletic festival that originated in ancient Greece and was revived in the late 19th century। देखिए ये वो स्टेटमेंट है जहां पर ओलंपिक्स गेम्स को बिना किसी आर्टिकल के यूज किया गया है डिफाइन करने के लिए, और ओलंपिक गेम्स को यहाँ पर फर्दर डिफाइन किया गया, बताया गया। डिफाइन करने से यह मतलब है डेफिनेशन बताई गई कि ओलंपिक गेम्स क्या है, यानी कि ओलंपिक गेम्स को इस स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, डिफाइन किया गया, उसकी डेफिनेशन बताई गई कि वो क्या है। ये वो स्टेटमेंट है जिसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी कि इस वाले ऑप्शन की और इस वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, बाकी के दोनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। ए भी नहीं होगा और ये सी स्टेटमेंट भी पहले नहीं आ सकता। देखिए सी स्टेटमेंट में लिखा है बिफोर द 1970s द गेम्स वर ऑफिशियली लिमिटेड टू कंपटीटर्स विद अमेचर स्टेटस, बट इन द 1980s many events were open to professional athletes। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट को अरेंज करना तो और ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया होता है, टाइम सीक्वेंस दी गई होती है, और टाइम सीक्वेंस के हिसाब से आप स्टेटमेंट को अरेंज कर सकते हैं। ओलंपिक गेम्स को वो एंशिएंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन रिवाइव किया गया 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1800 से लेके 1899 तक या 1900 तक।
ये हो गई 19th सेंचुरी। फिर यहाँ पर इस टाइम में ओरिजिनेट किया गया। फिर 1970s में उनको ऑफिशियल 1970s तक या 1970s से पहले तक वो ऑफिशियली अमेचर स्टेटस के जो कंप्यूटर्स होते थे उनके लिए लिमिटेड थे 1970 तक। फिर उसके बाद 1980s में उनको ओपन कर दिया गया प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए। तो टाइम की क्रोनोलॉजी है ना, तो इस टाइम में जो इवेंट हुआ है वो पहले आएगा, इस टाइम में जो इवेंट हुआ है वो बाद में आएगा। बी के बाद सी होना चाहिए, यहां से एक सीक्वेंस हमें ये मिल गया। ठीक है, बी शुरुआत में हो और बी के बाद सी हो, वो यहां पर है। फिर भी अगले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, डी को पढ़ेंगे। करंटली द गेम्स आर ओपन टू ऑल इवन द टॉप प्रोफेशनल एथलीट्स इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आज की सिचुएशन को लेकर दी गई है, करंटली लिखा गया है, यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसके बाद का स्टेटमेंट है, यानी कि बी सी और डी के बाद होना चाहिए। डी वाला जो स्टेटमेंट है वो सी के भी बाद का है, तो बी सी डी सीक्वेंस में होना चाहिए। यहां पर तो आपने सीक्वेंस ही खराब कर दी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए हो गया कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ के ही लग रहा है। 21, लेकिन ये बातें वही व्यक्ति पकड़ सकता है, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको पढ़ने की समझ हो, जो जिसने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इंप्रूव किया हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है, 5 ब्लैंक होते हैं, फिल करना होता है। देखिए कितना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है, इतने बड़े कॉम्प्रिहेंशन को तेजी से पढ़ना और इसको समझना और फिर इन ब्लैंक्स को फिल करना, इन चारों ऑप्शन को जो है एनालाइज करना, टाइम टेकिंग नहीं है। और ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा अगर आपने पढ़ने की समझने की प्रैक्टिस की हुई है, ये टाइम बढ़ जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। 5-7 मिनट इस पैराग्राफ में खराब कर दोगे आप, अगर आपको पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। एनी जो है डिटर्मिनर हो जाता है, डिटर्मिनर के फंक्शन में लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कोई नाउन आना है, क्योंकि डिटर्मिनर तो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद एनी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज अ सैटेलाइट, मतलब एक रिलेटिव क्लॉज लिखी हुई है यहाँ पर, और फिर दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, फिर इज लिंकिंग और लगाकर उसका प्रेडिकेट लिखा गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। तो यहाँ पर जो भी ये नाउन है या जो भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट फ्रेज है इज अ सैटेलाइट के लिए, वो सैटेलाइट उसके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इज यहाँ पर लिंकिंग और लगाएगी, यानी कि यहाँ पर जो भी लिखा जाना है नाउन के फंक्शन में वो सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, उसे हम सैटेलाइट कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट देके। इतनी बात ध्यान में आती है। तो यहाँ पर बॉडी आना चाहिए, पीस आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। ठीक है, पीस का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग। पीस रिफर करता है, पीस का मतलब हो गया, अ पीस का मतलब हो गया अ पार्ट ऑफ समथिंग। चूंकि पीस पार्ट को रिफर करता है इसलिए हमें उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर कोई एंटिटी लिखनी पड़ती है, उस होल को लिखना पड़ता है जिसके पीस को, जिसके पार्ट को हम रिफर कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपने जब भी आप पीस को यूज करते हैं तो पीस के बाद कुछ लिखा रहता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ सोप, कुछ भी इस तरह का कुछ लिख सकते हैं। क्योंकि पीस रिफर कर रहा है पार्ट को, एक छोटे से हिस्से को, तो हमें बताना पड़ेगा ना किसका पार्ट है, किसका छोटा सा हिस्सा है, उस होल थिंग को लिखना पड़ता है, ऑफ प्रीपोजिशन लगा के एसोसिएट करना पड़ता है उस होल थिंग से, अ पीस ऑफ समथिंग। तो पीस जब भी आएगा उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर वो होल यूनिट लिखी रहेगी जिसके पीस को, जिसके पार्ट को हम रिफर कर रहे हैं। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये तो सिंटैक्टिकली भी गलत हो गया और सिमेंटिकली भी जस्टिफाइबल नहीं, एडजस्ट नहीं होगा वहां पर। बीइंग रेफर करता है किसी लिविंग क्रिएचर को, कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर जो जीवित हो, लिविंग क्रिएचर। और लिविंग क्रिएचर को सैटेलाइट तो नहीं कह सकते, वो भी ऐसा सैटेलाइट जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूमता हो। आदमी या जानवर घूमता है क्या प्लेनेट के चारों तरफ? नहीं। तो बीइंग भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड हो गया। आपको कंफ्यूजन होगा बॉडी या ऑब्जेक्ट में, तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि बॉडी क्या है, बॉडी किसे कहते हैं, बॉडी का मतलब क्या है और बॉडी को कहां कहां इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, पहले मीनिंग में बॉडी का
इमेज के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। बॉडी का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, फिजिकल स्ट्रक्चर, जो हमारी भौतिकीय बनावट है, जैसे मेरे शरीर की बनावट आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये सब मेरी बॉडी है। इस फिजिकल स्ट्रक्चर को ही कहते हैं बॉडी। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल। ये इस मैन की बॉडी हो गई, ये वुमेन की बॉडी हो गई। वुमेन की बॉडी मैन से थोड़ी सी छोटी है, पतली भी लग रही है। आगे चलते हैं। यहां पर मैंने दिखाया एक एनिमल की बॉडी को। अगर आपसे कहोगे कि ये क्या है, ये जो बनावट है, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन की बॉडी है, ये एनिमल की बॉडी है। ह्यूमन की बॉडी तो ये रही एनिमल की बॉडी। इसके अलावा बॉडी रिफर करती है डेड बॉडीज को। बॉडी का मतलब होता है कॉर्प्स। बॉडी रिफर करती है डेड बॉडी को। ये ह्यूमन की डेड बॉडी है, ये इस टाइगर की जो एनिमल आपको दिखाया था उसकी एनिमल की डेड बॉडी है। यानी कि बॉडी डेड बॉडीज को या डेड कॉर्प्स को, मतलब कॉर्प्स को भी रिफर कर सकती है। बॉडी से हम ये मीनिंग भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बॉडी का मतलब होता है मेन पार्ट ऑफ समथिंग। बॉडी का मतलब होता है मेन पार्ट ऑफ समथिंग, मेन पार्ट ऑफ समथिंग। ये पूरी की पूरी कार है जिसकी बॉडी को अलग किया गया है। ये है कार की बॉडी, ये है कार का चेसिस। क्या बोलते हैं इसको? चेसिस, CHASIS, इसको बोलते हैं चेसिस। चेसिस में ये रहा इंजन, ये रहे पहिए, ये रहा स्टीयरिंग, ये रहे पिछले पहिए, यहाँ पर भी कोई सामान लगा है, यहाँ पर भी कुछ लगा है, यहाँ पर भी कोई पार्ट है। लेकिन इस कार का जो मेन पार्ट है वो तो बॉडी। इस बॉडी को, इस मेन पार्ट को कहते हैं बॉडी। आगे चलते हैं। मतलब बॉडी को बता रहा हूं किस किस सेंस में बॉडी को यूज कर सकता है। इसके अलावा किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को भी बॉडी रिफर कर सकता है। जैसे ये हमारी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी है। इनमें से कुछ ये आगे वाले जो मिनिस्टर्स हैं, इनके हाथ में, मतलब ये आगे वाले जो सांसद हैं, एमपीज हैं, इनको मिनिस्टर्स बना रखा है या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल दे रखा है, तो इनको कह देंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। बॉडी इस सेंस में रिफर करता है किसी ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप को। तो वो एमपीज का वो ग्रुप जिसके हाथ में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, उस ग्रुप को कह देंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ये पूरी की पूरी क्या है? लेजिस्लेटिव बॉडी। इस तरह से आप लिखे हुए देखते होंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी। ब्रांच भी कह देते हैं, बॉडी कह सकते हैं ग्रुप को रिफर करने के लिए। मतलब बॉडी किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को भी रिफर कर सकता है। इसके अलावा बॉडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, सेलेस्टियल थिंग्स को भी रिफर कर सकता है। सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर होती है। अर्थ भी इसमें आ जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर है ना, ये एटमॉस्फेयर होगा, ये अर्थ होगी। यूनिवर्स के सभी प्लैनेट, ये यूनिवर्स में जितनी बड़ी चीजें हैं, लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज को भी बॉडी रिफर कर सकता है। यानी कि बॉडी रिफर करता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को या सेलेस्टियल थिंग्स को। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे सन हो, चाहे अर्थ हो, कुछ भी हो। अब चूंकि आप देखिए अपने पैराग्राफ में मेरे कहने का मतलब इतना क्यों समझाया मैंने इससे समझाया कि जो बर्ड है बॉडी, ये किसी लार्ज सेलेस्टियल थिंग को रिफर कर सकता है, तो ये सैटेलाइट को भी रिफर कर सकता था। यहां पर लिख सकते हैं एनी बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज अ सैटेलाइट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चूंकि बॉडी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, सेलेस्टियल थिंग्स को रिफर कर सकता है, तो सैटेलाइट उसके लिए कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन जब हम आगे के सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो हम केवल यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट्स की नहीं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की भी बात कर रहे हैं, मैनमेड सैटेलाइट्स की भी बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप 2-4 पढ़ेंगे तो आप पूरे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है अर्थ
और उसके चारों तरफ घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स को लेकर, चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स को लेकर, चाहे वो सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल हो, चाहे वो मैनमेड हो, चाहे वो नेचुरल हो। अब ये जो बॉडी है ये किसी मैनमेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रिफर नहीं कर सकती। क्या बताया मैंने? बॉडी बॉडी रिफर करेगा किसी सेलेस्टियल, बॉडी रिफर करेगा, बॉडीज यहां पर रिफर कर रहे हैं किसी लार्ज सेलेस्टियल थिंग को या ऑब्जेक्ट को जो कि यूनिवर्स में है। सेलेस्टियल का मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर हो, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर हो, यूनिवर्स में। तो कहने का मतलब है कि बॉडी को यहां नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बॉडी आर्टिफिशियल या मैनमेड सैटेलाइट को रिफर नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल या मैनमेड सैटेलाइट को रिफर करने के लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट में तो सब आ गए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको देखा जा सकता हो, जिसको छुआ जा सकता हो। ऑब्जेक्ट में तो नेचुरल सैटेलाइट भी आ गए, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। और ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट तो मैनमेड सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी रिफर कर सकता है, जो सैटेलाइट इसरो या नासा वगैरह भेजते हैं किसी लॉन्च व्हीकल पर रख के। फर्स्ट ऑप्शन में बॉडी न लगाकर आप लगाओगे थर्ड ऑप्शन को, यानी कि ऑब्जेक्ट को। बॉडी को इसलिए नहीं क्योंकि ये नेचुरल सैटेलाइट को तो रिफर कर देगा, मैनमेड सैटेलाइट को रिफर नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। मदर अर्थ, पहले ऑप्शन ही निकाल देते हैं। मदर अर्थ हैज अ नेचुरल सैटेलाइट इन द मून। The Earth is circled by a lot of man-made or artificial satellites. In 1957, the Soviet Sputnik was the first to be into space. ठीक है, B 2B लगा है, यानी कि 2 + B। इन्फिनेटिव में भी पैसिव इन्फिनेटिव को यूज किया गया है। 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है पैसिव इन्फिनेटिव। यानी कि सोवियत स्पुतनिक ने किसी को लॉन्च नहीं किया, इसको लॉन्च किया गया है, इसको भेजा गया है। लॉन्च ही आएगी यहाँ पर, मैं बता दूंगा अभी आपको। तो 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है और इन चारों में से कोई एक आनी है। फ्लोटेड, लोड, टोस्ड या लॉन्च्ड। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है टू स्टे ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड के सरफेस पर स्टे कर जाना। ये किसी सरफेस, मतलब ये लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस पर ये सारी चीजें स्टे कर गई तो ये फ्लोट कर गई। जो चीजें नीचे आ गई वो सिंक कर गई, यानी कि डूब गई। जिस तरह से ये स्लीपर्स हैं, चप्पल है, जो भी है, इस लिक्विड पर फ्लोट कर रही है, मतलब स्टे कर रही है या मूव कर रही है। तो फ्लोट का मतलब हो जाता है, यहां से फ्लोट का मतलब हो जाता है टू स्टे ऑन द सरफेस of a liquid या to move along the surface of a liquid। तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है आपसे? पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि जो सोवियत स्पुतनिक था उसको फ्लोट कराया गया। फ्लोट कराने का सेंस तो नहीं है, हालांकि फ्लोट एयर में भी कराया जा सकता है। यही सब दिखाने के लिए मैं आपको इमेज लगाता हूँ। मेरा जो इमेज लगाने का ऑब्जेक्टिव होता है यही सब चीजें। आप बचपन में एरोप्लेन लगाकर हवा में उड़ाते थे, तो ये एरोप्लेन हवा में फ्लोट करते हुए जाता था। यहां पर फ्लोट करने का मतलब हो जाएगा टू मूव थ्रू एयर। लेकिन ये फ्लोट क्या आता है? इसको फ्लोट कराया जाता है हल्के हल्के आराम से स्लोली एरोप्लेन, हमारा कागज का बनाया हुआ ये हवाई जहाज इस तरह से फ्लोट करते हुए आकर थोड़ी दूरी पर रुक जाता था। इसको फ्लोट करना कहते हैं कि एयर के थ्रू थोड़ी बहुत डिस्टेंस तक जो है मूव कर जाना, फ्लोट करना होता है। तो क्या ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, इनको फ्लोट कराया जाता है? बिल्कुल नहीं।
फ्लोट का तो सेंस ही गलत हो जाएगा, चाहे एयर के सेंस में लोगे चाहे वाटर के सेंस में लोगे, वाटर के कंटेक्स्ट में लोगे, फ्लोट तो यहाँ पर नहीं आना है। लोब, लोब का क्या मतलब होता है? लोब का मतलब होता है टू थ्रो समथिंग इनटू स्काई हाईली या हाईली तो यूज नहीं करूंगा। कहने का मतलब है किसी चीज को आकाश में ऊंचा फेंक देना। तो क्या हम इसको सैटेलाइट को फेंक देते हैं? उठाया और फेंक दिया, किसी चीज से उठाकर फेंक दिया स्काई में। फेंकने का मीनिंग भी, थ्रो करने का मीनिंग गलत हो जाएगा ना। लोब का मतलब है थ्रो समथिंग हाई इन द स्काई, ये भी गलत हो गया। तो उसका मतलब होता है थ्रो समथिंग केयरलेसली। मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको केयरलेसली फेंक दूं अपने आसपास कहीं भी, ये मैंने इसको क्या कहता है टॉस कर दिया। क्रिकेट में टॉस होता है तो कॉइन को केयरलेसली ऊपर उछाल दिया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है टू सेंड समथिंग इनटू एयर, इनटू द स्काई, इनटू स्पेस। लॉन्च हो गए सैटेलाइट। आपने देखे होंगे टीवी में जो स्पेस एजेंसीज है वो इस तरह से सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं। लॉन्च जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अगर मैं इसको वर्ब के फंक्शन में यूज करूं तो इसका मतलब है टू सेंड समथिंग इनटू एयर और स्पेस। इसके अलावा लॉन्च का मतलब हो सकता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। जब कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट को लेके आती है तो हम क्या कहते हैं, इस कंपनी ने नया सेल फोन या स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, इसको कहते हैं लॉन्च करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉन्च, टू बी लॉन्च्ड। किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट? एक ये लॉन्च व्हीकल होता है जो सैटेलाइट को लेकर जाता है ऊपर तक, फिर ये खुलकर अलग हो जाता है, केवल सैटेलाइट रह जाता है और सैटेलाइट जो है इस तरह से अर्थ के साथ साथ या इसके चारों तरफ घूमता रहता है। आगे चलते हैं। मेन हमें कॉम्प्रिहेंशन करना है, इमेजेस में ज्यादा मत खो जाइए, वो केवल आपको समझाने के लिए है। आगे पढ़ते हैं क्या है। देयर आर करंटली ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च्ड इनटू स्पेस। क्योंकि यहाँ भी लॉन्च लगाई जानी थी और यहाँ पर भी लॉन्च ही यूज किया है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। There are currently a number of artificial satellites launched into space by various nations. These satellites make it possible for us to talk on the phone, watch television, predict the weather, map the various surfaces of the earth, and learn more about the world in which we live. How does a satellite get started? It is typically launched into space. फिर से launch verb का use हुआ है। It is typically launched into space by means of a rocket. After ascending into the thinner air layers above the earth, the satellite is released from the rocket. वही जो चीज मैंने भी आपको समझाई। For a successful satellite launch, a rocket's speed is carefully calculated and controlled. Every object in space is pushed towards the Earth's center by gravity. स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, ये कहा जा रहा है। द इनर्शिया ऑफ मोशन विल प्रोपल ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस इफ इट हैज इट्स ओन वेलोसिटी ऑफ मोशन। अर्थ की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जिस सैटेलाइट को, जिस लॉन्च व्हीकल को हमने भेजा है, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी वेलोसिटी उसको अर्थ से दूर लेकर जाएगी, मतलब स्पेस में लेके जाएगी। जब ये दोनों फोर्सेस, दोनों वेलोसिटीज बैलेंस हो जाती हैं, जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तब जाकर कोई सैटेलाइट स्टे करता है या घूमता है अर्थ के चारों तरफ, यही कहा जा रहा होगा। आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। When the orbital velocity, the inertia of motion will propel object into space if it has its own velocity of motion. When the orbital velocity is exactly right, these two opposing forces are balanced, causing the satellite to move toward the earth while still hovering over its surface, या steer या migrate toward the earth या jump। देखिए steer, migrate और jump तीनों के तीनों ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड। मतलब स्टीर का मतलब समझते हो कि क्या है? किचन में देखा है आपने, जब आप सूप बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो आप
उस सब्सटेंस को, उस लिक्विड को हिलाते हैं, घुमाते हैं, इसको कहते हैं स्टिर करना। मतलब सैटेलाइट स्टिर करता है अर्थ के चारों तरफ। मीनिंगलेस हो जाएगी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। स्टिर का मतलब है टू मूव समथिंग स्लाइटली या टू मिक्स अ लिक्विड और सब्सटेंस, किसी लिक्विड को किसी सब्सटेंस को मिक्स करना, हल्के हल्के घुमाकर, ये होता है स्टिर करना। ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हो गई। फिर एक वर्ड दिया है, एक वर्ब दिया आपको माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। माइग्रेट का मतलब है टू लीव अ प्लेस या टू लीव या टू मूव from a place to another place for better livelihood, for better living condition, for food, for work, for opportunities, for climate। मतलब क्लाइमेट के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, फूड के लिए, काम करने के लिए, रोजगार के लिए या बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना, माइग्रेट करना होता है। इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर ये जो लोग हैं अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं अपना बोझा बिस्तर उठाकर। अब जिस भी वजह से ये जा रहे हो, कोई पॉलिटिकल रीजन हो, इनको इनकी जगह पर भोजन खत्म हो गया हो, या इनकी जगह पर बाढ़ आ गई हो, कोई क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, या हो सकता है इनके जहां पर ये रहते हो वहां पर रोजगार ना हो, कहीं दूसरे देश जाकर रोजगार ढूंढेंगे, काम करेंगे, अपना पेट पालेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेट करना या माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है टू मूव फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस, such as food, work or climate, good climate या favorable climate। अब ये जो वर्ब है ना माइग्रेट, ये प्यूपिल और एनिमल के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। मतलब प्यूपिल और एनिमल ही माइग्रेट करते हैं। टेक्नोलॉजी भी माइग्रेट कर सकती है। कोई टेक्नोलॉजी यूएसए से, चाइना से, रसिया से इंडिया आ गई, या इंडिया से यूएसए, रसिया, चाइना चली गई, तो टेक्नोलॉजी माइग्रेट कर गई। तो मतलब कुछ माइग्रेट एक ऐसी वर्ब है जो प्यूपिल्स के लिए या एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है। ये ह्यूमन माइग्रेशन हो रहा है, ह्यूमन यानी कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये हो रहा है एनिमल माइग्रेशन। एनिमल पानी की तलाश में किसी दूसरे क्षेत्र से भागकर यहाँ आ रहे हैं पानी पीने के लिए। तो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए एनिमल एक अपने स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए, इसे कहेंगे एनिमल माइग्रेशन। कबूतरों को, पक्षियों को आपने इधर से उधर जाते हुए देखा होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए या फूड वगैरह के लिए बर्ड्स भी ऐसा करते हैं, एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। इसको कहते हैं एनिमल माइग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि माइग्रेट जो वर्ब है वो सैटेलाइट के लिए तो नहीं यूज की जा सकती, वो प्यूपिल, एनिमल या टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए यूज होती है। स्टिर भी यूज नहीं किया जाता। जंप भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ पर लगा देंगे मूव। 23 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आगे चलिए, क्या लिखा जा रहा है? मूव टुवर्ड द अर्थ व्हाइल स्टिल होवरिंग ओवर इट्स सरफेस। अर्थ की तरफ को मूव करता है और वो इसके सरफेस के ऊपर घूमता रहता है, होवर करता रहता है। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी, अगले ऑप्शन नहीं है, आगे फिर बात करेंगे। अ सैटेलाइट is said to be in geostationary orbit when it completes one revolution around the Earth in a 24-hour period. It doesn't change when compared to a point on the surface of the Earth. These orbits are typically used by satellites for communication and weather. The camera on the weather satellites takes pictures and sends them back to Earth. These are helping aid in weather forecasting. Radio receivers and amplifiers on communication satellites can, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी है कैन, यहाँ पर मेन वर्ब आ गई है। चारों ऑप्शन में वर्ब दी गई है। आसान नहीं है छाटना, फिर भी मीनिंग के आधार पर छाटेंगे। और कुछ भी ऐसा, कोई ऐसी वर्ब आएगी जो कि ट्रांजिटिव नेचर की होगी और जिसका ऑब्जेक्ट हो सकेगा वेव,
और बैक यहाँ पर लगा है एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन में इसको कहूंगा बैक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। डायरेक्शन ही तो बताते हैं, ओरिएंटेशन ही तो बताते हैं किसी मूवमेंट का, कोई मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। तो मूवमेंट को रेफर करने वाली वर्ब आएगी, कोई ऐसी वर्ब आएगी जिसका ऑब्जेक्ट वेव हो सके, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और जिसके साथ एडवर्ब बैक सुटेबल। डिलीवर आ सकती है, डिस्चार्ज आ सकती है, लोकेट आ सकती है, सेंड आ सकती है। चारों के मीनिंग अगर मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो डिलीवर का मतलब है टू लीव समथिंग समवेयर, किसी चीज को कहीं पर छोड़ देना, डिलीवर कर देना, या किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर देना, टू ट्रांसपोर्ट समथिंग समवेयर। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए। आपके पास कोई कार है, कोई बाइक है, कोई छोटा मैजिक है, छोटा हाथी बोल देते हैं, उसमें आप रखकर किसी सामान को कहीं कुछ ले गए, आपने डिलीवर कर दिया। आपके घर जो कोरियर पैकेज लेके आता है वो डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी गर्ल होती है, वो पर्सन ट्रांसपोर्ट करता है अपने व्हीकल से, अपने हाथों पर, अपने कंधे पर बैग रख के लाता है। तो डिलीवर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवर का मतलब है ट्रांसपोर्ट समथिंग, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई व्हीकल है नहीं। द कैमरा ऑन द वेदर सैटेलाइट्स टेक पिक्चर्स एंड सेंड्स देम बैक टू अर्थ, ये लिखा गया है। फिर these are helping aid in weather forecasting. Radio receivers and amplifiers on communication satellites can deliver waves back. क्या रेडियो रिसीवर्स एम्पलीफायर्स ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उनमें रेडियो रिसीवर्स और एम्पलीफायर्स लगे हैं, वो डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, मीनिंगलेस हो जाएगा। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब है टू एमिट या टू सेंड आउट। अब टू सेंड आउट या टू एमिट, ये डिस्चार्ज का मीनिंग, डिस्चार्ज में भी एक मूवमेंट है, डिस्चार्ज में भी एक मूवमेंट है। जब कोई मशीन या कोई भी थिंग किसी दूसरी थिंग को, एनर्जी को, या किसी केमिकल को, या किसी वेव को, या किसी भी चीज को डिस्चार्ज करती है तो उसको मूव आउट करती है, सेंड आउट करती है। लेकिन डिस्चार्ज के कंटेक्स्ट में जो मूवमेंट है उसका जो ट्रेवल रूट है वो बहुत छोटा होता है। किसी भी चीज ने किसी भी केमिकल को, किसी भी वेव को, या किसी भी एनर्जी को अगर डिस्चार्ज किया हो तो वो डिस्चार्ज करके उसको कहीं भेजती नहीं है, वो वही एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में छोड़ देती है। अब वो सराउंडिंग्स पे या एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो सराउंडिंग्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको कहाँ ले जाए। आप अगर किसी भट्टी में कुछ जलाएंगे तो आप धुएं को, स्मोक को एमिट करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज करके आपकी भट्टी उसको कहीं ले नहीं जाएगी, आप ले नहीं जाएंगे, आप उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे, एनवायरनमेंट उसको कहीं भी ले जाए। तो कहने का मतलब है कि डिस्चार्ज यहां पर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब है टू सेंड आउट, और हमने तो यहां पर लगा रखा है सेंड बैक, यहां पर सेंड लगाओगे फोर्थ ऑप्शन में। लोकेट का मतलब है टू फाइंड अ ज्योग्राफिकल पॉइंट, टू डिस्कवर ए पोजीशन, किसी पोजीशन को, किसी ज्योग्राफिकल पोजीशन को फाइंड कर लेना, ये है वो ज्योग्राफी, ये है वो पॉइंट, ये है वो पोजीशन। उस पॉइंट को, उस पोजीशन को लोकेट करना होता है। तो ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। सेंड बैक, radio receivers and amplifiers on communication satellites can send waves back at a frequency that is different from the one the satellite received. देखिए, ये ना बहुत आसान होता। जिस स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी है ना, वो देखते ही, पढ़ते ही समझ जाता है कि डिलीवर नहीं आना है, डिस्चार्ज नहीं आना है, लोकेट नहीं आना है, सेंड आना है। इस कंटेक्स्ट में इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंड बैक वर्ब सुटेबल रहेगी। वो पढ़ते ही, देखते ही समझ जाता। और जिसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स नहीं है उसको खोल कर समझाना पड़ेगा कि डिलीवर का मतलब क्या है, डिस्चार्ज का मतलब क्या है। वरना अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव की है और आपने अगर पढ़ा है चीजों को, इंग्लिश लैंग्वेज को आपने पढ़ा है, समझा है, आप पढ़ते ही, देखते ही समझ जाओगे कि नहीं, इस कंटेक्स्ट में, इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में ये वर्ड मीनिंगफुल नहीं है। यहां पर फोर्थ ऑप्शन लगाओगे, सेंड वेव्स बैक एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन द सैटेलाइट रिसीव्ड। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है।
The beaming frequencies of satellites that are parked too close to one another must not interfere with one another. Television signals can be transmitted from one location to other using broadcast satellites and scientists can, फिर से यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब लगी है, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वो भी ऐसी मेन वर्ब जो कि ट्रांजिटिव नेचर की हो, उसका ऑब्जेक्ट हो साइंटिफिक डाटा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इस सेंटेंस को, एंड साइंटिस्ट कैन ब्लैंक दिया हुआ साइंटिफिक डाटा फ्रॉम न्यूमरस सैटेलाइट्स अप्रोच एंट्री इनग्रेस एक्सेस। देखिए एंट्री को और इनग्रेस को तो हटा ही दो क्योंकि दोनों के दोनों नाउन है। एंटर होता है नाउन, सॉरी एंटर होता है वर्ब और एंट्री होती है नाउन। एंटर वर्ब होती है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है सीधे, लेकिन एंट्री नाउन होती है। हमारी कैन हेल्पिंग वर्ब लगी है मोडाल के रूप में, तो उसके हम बाद हमें मेन वर्ब लगानी है। इनग्रेस का मतलब भी होता है द एक्ट ऑफ एंटरिंग समथिंग। इनग्रेस का मतलब है द एक्ट ऑफ एंटरिंग, द एक्ट ऑफ एंटरिंग समथिंग। किसी चीज में एंटर करने की जो एक्टिविटी होती है, जो एंटर करने का एक्शन होता है, उसी को इनग्रेस कहते हैं। ये भी क्या है, नाउन है। तो दूसरा और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अप्रोच और एक्सेस में आपको कंफ्यूजन होगा। डाटा को तो एक्सेस ही किया जाता है। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर को या किताबों को पढ़ा है या इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा है या थोड़ा बहुत मोबाइल में सोशल मीडिया पे भी अगर वो न्यूज पढ़ता है, तो उसको ये बात पता होगी कि डाटा को, साइंटिफिक डाटा को या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को, डाटा को जो कि कंप्यूटर में होता है, उसको एक्सेस ही किया जाता है। उसके लिए एक्सेस वर्ब यूज की जाती है। लेकिन मेरा काम है यहाँ पर वर्ड के मीनिंग को समझाना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं, जो चीजों को नहीं पढ़ते, नहीं समझते। तो उनको मैं बता दूं कि अप्रोच का मतलब होता है टू कम नियर टू समवन और समथिंग, किसी के करीब जाना, किसी के क्लोज जाना, अप्रोच करना होता है। या फिर किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को डील करना, हैंडल करना, स्टार्ट करना, उसको अप्रोच करना होता है। अप्रोच वर्ब का अगर मीनिंग कहीं आ जाए यूज में लिखने को या कहीं जरूरत पड़े, तो अप्रोच वर्ब के मीनिंग को मैं आपको समझा देता हूं। अप्रोच का मतलब होता है टू कम नियर और क्लोजर टू समवन और समथिंग। वहां पे चीफ गेस्ट, वहां एक पार्टी चल रही है, वहां पे चीफ गेस्ट खड़े थे, मैं उनके पास गया, यानी कि मैंने उनको अप्रोच किया। पास गया हूं बातचीत करने के लिए, राम रहीम करने के लिए। ये अप्रोच का मतलब हो गया। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है अप्रोच भी। दूसरा मतलब हो जाता है टू बिगिन टू डील विद अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, मैंने उसको हैंडल करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने उसको अप्रोच किया। आपकी वर्ड है, आपकी जो वर्ब है एक्सेस, ACCESS। एक्सेस का मतलब है टू रीच, ये टू यूज समथिंग या एंटर। एक्सेस का एक मतलब तो हो जाता है टू रीच और एंटर। किसी कंप्यूटर का डेटाबेस है, कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसमें एंटर कर गए, आप वहां तक पहुंच गए, रीच कर गए, तो आपने उसको एक्सेस कर लिया। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डाटा है, आप वहां तक पहुंच गए, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो आपने उसको एक्सेस कर लिया। टू रीच और एंटर और टू यूज समथिंग। कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, एक्सेस यहां पर आ जाना चाहिए, ACCESS। एक्सेस साइंटिफिक डाटा फ्रॉम न्यूमरस सैटेलाइट्स। न्यूमरस सैटेलाइट्स में जो डाटा आता है, इस साइंटिफिक डाटा को साइंटिस्ट एक्सेस कर लेते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, डेटाबेस में एंटर कर जाते हैं, उस साइंटिफिक डाटा को यूज कर लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तरह तरह के चीजों के लिए। 25 ठीक है। आज के क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन ही होते हैं, ये 10 से 12 मिनट में आपको करना है। तैयारी कीजिए सॉलिड रूप पर, कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, आपका हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।